नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, विच इज नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 इंडेक्स। बेसिकली रिसेंटली नीति आयोग ने ये रिपोर्ट निकाली थी एंड इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये रिपोर्ट क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, व्हाट आर द नीड्स, देन क्या क्या आउटकम्स रहे हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं, उसको हम देखेंगे। एंड देन जो भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं which were used to calculate this particular index, उन सारे पैरामीटर्स को, उन सारे इंडिकेटर्स को हम इंडिविजुअली समझेंगे। किस स्टेट ने कौन से इंडिकेटर के अंडर कैसा परफॉर्म किया है एंड क्यों ऐसा परफॉर्म किया है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब दिल्ली का इलेक्शन तो आपको पता ही होगा चल रहा है एंड उसमें आप देख रहे होंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी लगभग कुछ न कुछ वायदे कर रही है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो स्टेट की स्पेंडिंग्स होती हैं वो खर्च होती हैं बहुत सारे अनवांटेड चीजों पे, जिनको हम फ्रीबीज के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे अनवांटेड खर्चे और हैं स्टेट्स के, जिसकी वजह से जो उनकी स्पेंडिंग है वो उनकी अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है, विच लीड्स टू फिस्कल डेफिसिट, और उसके ही कारण बहुत सारे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं फॉर द स्टेट फाइनेंसेस। सो इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कुछ मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। मैंने 3 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है, 2016, 18 एंड 19 में। देन आई हैव आल्सो रिटन फ्यू स्टेट पीसीएस मेंस, स्पेशली यूपी का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस। आई हैव आल्सो क्वालिफाइड जेआरएफ, which is basically junior research fellowship with the public administration as my subject। और 4 साल से ज्यादा का मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन मेंटरिंग एंड टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। मेरी जो एक्सपर्टीज है वो है हिस्ट्री में, करंट अफेयर में, पॉलिटी में एंड गवर्नेंस में। So I teach these subjects to the UPSC aspirants। Let's move to the topic, which is basically नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। अब ये रिपोर्ट नीति आयोग निकालती है, इट इज गोइंग टू बी एन एनुअल रिपोर्ट। ये आपको याद रखना है, एनुअल रिपोर्ट। कौन निकाल रहा है इसको? नीति आयोग। से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। आई हैव आल्सो मेंशन्ड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन द लास्ट स्लाइड्स। आप उनको सॉल्व कर सकते हो और अपने आंसर्स को कमेंट में लिख सकते हो। आई विल बी पुटिंग थम्स अप टू द राइट आंसर्स। तो अगर आपके कोई और डाउट तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी कमेंट्स ऑफ योर्स। बेसिकली पर्पस क्या है इसका? टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स। एक तरह से इसको मान लो कि हेल्थ चेकअप है। जैसे कि आप अपना हेल्थ चेकअप कराते हो तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे कि आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है, क्या क्या आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, उसी तरीके से ये स्टेट फाइनेंसेस के हेल्थ के ऊपर एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है, जिससे पता लगेगा कि डेफिशिएंसीज कहाँ कहाँ है, पॉजिटिव्स कहाँ कहाँ है, और कहाँ कहाँ किसी पर्टिकुलर स्टेट को काम करना है जिससे कि उनका जो ओवरऑल फाइनेंसेस है स्टेट के वो बेहतर हो सके, वो बेटर हो सके, जिससे कि वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको बेहतर तरीके से लगा सके फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है स्टेट्स का, ग्रेडिंग देम हाउ वेल दे मैनेज देयर मनी, whether their money management is good or not, and if they are lacking at somewhere, how they can improve that, हाउ दे कैन लर्न फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो वहां पे भी बेनिफिट मिलने वाला है स्टेट्स को। फॉर दैट रीजन ओनली नीति आयोग ने ये पर्टिकुलर इंडेक्स निकाला है इस साल, और आगे आने वाले सालों में भी नीति आयोग ये इंडेक्स एनुअल बेसिस पर निकालती रहेगी। इट इवेल्युएट्स रेवेन्यू जनरेशन, स्पेंडिंग एफिशिएंसी एंड डेट लेवल्स। बेसिकली कितना रेवेन्यू स्टेट में जनरेट हो रहा है, किन सोर्सेज से जनरेट हो रहा है, इस बेसिस पे उनका रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, सेंटर से ग्रांट्स मिलती है इनका कितना शेयर है, कितना वो कुछ जनरेट कर रहे हैं थ्रू कलेक्टिंग टैक्सेस। देन उस पैसे को, जो भी पैसा उनके पास है, उनको कितना एफिशिएंटली वो यूज कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पजेस, वेदर दे आर यूजिंग इट फॉर द डेवलपमेंटल पर्पजेस और फॉर नॉन डेवलपमेंटल पर्पजेस लाइक पेइंग सैलरीज, गिविंग फ्रीबीज एंड अदर सच एक्टिविटीज। देन इन सब का जो सम है, जो पैसा आया और जो पैसा आपने यूज किया, वो कितना एफिशिएंटली आपने यूज किया, और अगर आपने एफिशिएंटली यूज नहीं किया तो ऑब्वियसली आपके पास डेट होगा। यू विल बी टेकिंग डेट फ्रॉम आउटसाइड टू मैनेज योर एक्टिविटीज, क्योंकि आपका खर्चा आपकी कमाई से ज्यादा है। तो वो डेट वाला एस्पेक्ट भी इस रिपोर्ट में देखा गया है एंड दे हैव प्रोवाइडेड रिपोर्ट ऑन दिस एज वेल। अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे 5 पैरामीटर्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिसके थ्रू नीति आयोग ने हर स्टेट्स की फिजिकल हेल्थ को असेस करने का काम किया है वाया दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। पर्पज समझ लेते हैं। टू इवेल्युएट फिजिकल हेल्थ, टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ 18 जो मेजर स्टेट है उनको ही कंसिडर किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। इसमें जो हिमालयन स्टेट्स हैं एंड जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। इनके अलावा बचते हैं आपके 18 स्टेट्स, 18 स्टेट्स, उनको कंसिडर किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को बनाया गया है 5 पैरामीटर्स को, 5 इंडेक्सेस को कंसिडर करते हुए।
पहला क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, देन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स, डेट सस्टेनेबिलिटी। इन पांचों पैरामीटर्स को हम डिटेल में समझेंगे और कौन से स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है ऑन दीज इंडिसेस, उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि 5 सब इंडिसेस का यूज करके ये पर्टिकुलर इंडेक्स बनाया गया है बाय द नीति आयोग टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ 18 स्टेट्स इन इंडिया, 18 मेजर स्टेट्स इन इंडिया। मेथोडोलॉजी एंड डेटा सोर्स की बात करते हैं तो डेटा सोर्स इन्होंने कैग का लिया है। कैग बेसिकली अंडर आर्टिकल 148 इज इंटरेस्टेड टू ऑडिट द स्टेट फाइनेंसेस और उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट करती है टू द स्टेट्स एज वेल एज टू द पार्लियामेंट। तो जो कैग का डेटा है उसको यूज करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। देन टाइम फ्रेम जो कवर हुआ है वो 2014-15 से लेके 2022-23 तक है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर लिया गया है वो 2022-23 का लिया गया है, ना कि 2023-24 या 24-25 का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको एज अ स्टेटमेंट देके। देन टाइम फ्रेम क्या है, 2014-15 से लेके 2022-23 तक का टाइम फ्रेम है। अब जो एनुअल इंडेक्सेस दिए गए हैं इसमें वो बेसिकली 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के होंगे, बट जो एक कंपैरेटिव एस्पेक्ट है उसके लिए इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, वह है 2014-15 से लेकर 2018-19 तक का, एंड देन 2019-20 से लेकर 2022-23 तक का, क्योंकि कोविड का टाइम था उस समय पे, तो दैट इज व्हाई दे बाइफरकेटेड बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड एस्पेक्ट। रैंकिंग सिस्टम क्या है मैंने बता ही दिया आपको कि इन पांचों इंडेक्सेस को यूज करके ये रैंकिंग बनाई गई है एंड बेस्ड ऑन दैट स्टेट्स परफॉर्मेंस को मेंशन किया गया है, मेजर किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये समझ लेते हैं, ये आपकी मेंस में काम आएगा। फिस्कल हेल्थ फ्रेमवर्क, एक तरह से ये फिस्कल हेल्थ फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है हर स्टेट को कि भाई आपके यहाँ कमी क्या है, यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया तो पता चला कि कुछ वाइटामिन है जो कम है आपके, कुछ मिनरल्स आपके बॉडी में कम है, आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि अकॉर्डिंगली आप उसको उस पर काम करोगे, कुछ दवाइयां लोगे, कुछ सप्लीमेंट्स लोगे, अपने रूटीन को सही करोगे। सो बेसिकली एक तरह से फिस्कल हेल्थ फ्रेमवर्क है ये स्टेट्स के लिए कि आपके फाइनेंशियल में कहाँ दिक्कत है, लेवल पे दिक्कत है या रेवेन्यू जनरेशन में ही दिक्कत आ रही है, या आपके पास जो भी पैसा है उसको आप एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रहे हो, वहां दिक्कत आ रही है। तो इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करके हर स्टेट को ये बताया जाएगा कि आपको कहाँ काम करना है जिससे कि आपका जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव हो सके। आपका फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा तो देश का फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा। एंड दैट इज व्हाई द सेकंड पॉइंट, नेशनल विजन अलाइनमेंट। क्योंकि जो देश बना है किससे, सारे स्टेट्स को मिला के। कोई एक स्टेट को अच्छे करके हम एक बेहतर देश या एक ग्रेट नेशन नहीं बना सकते हैं, हमें हर स्टेट पे काम करना पड़ेगा, हर स्टेट को काम करना पड़ेगा, सो दैट आवर नेशन बिकम्स ग्रेट, सो दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैपेंस अक्रॉस स्टेट्स। कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अक्रॉस दी स्टेट्स, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो जो मोदी जी ने कहा था कि विकसित भारत बाई 2047, जो ये लक्ष्य है हमारा, जो ये विजन है हमारा, इसको अचीव करने के लिए जरूरी है कि हमारे सारे स्टेट्स इसके अकॉर्डिंग काम करें, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करें, जो भी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन वो स्पेंड करें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, जो कि फर्दर रेवेन्यू जनरेट करेंगी फॉर द स्टेट एंड फॉर द नेशन एज वेल। सो ये दूसरा सिग्निफिकेंस हो गया कि नेशनल विजन के से अलाइंड करता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। नेक्स्ट, फिजिकली हेल्दी स्टेट। अगर स्टेट ने फॉलो किया जो भी गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस नीति आयोग देगा, तो क्या होगा उससे कि जो स्टेट का फाइनेंशियल हेल्थ है वो इंप्रूव होगा, और जब वो इंप्रूव होगा तो उससे क्या होगा, दे विल स्पेंड मोर ऑन एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे काम होगा। एजुकेशन पे प्रोवाइड होगा तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एक ह्यूमन की, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो कैपिटल जनरेट होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ज्यादा होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि किसी ने इंजीनियरिंग करके किसी आईटी कंपनी में काम किया और वो पा रहा है 15 लाख रुपए, सो ही और शी विल बी गिविंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास क्या आया, रिसोर्सेज आए। सपोज अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता, ही विल बी डूइंग अ मैनुअल लेबर, तो क्या होता, उसकी जो इनकम होती वो बहुत ही मिनिस्कल होती, बहुत ही कम होती है, जिसपे कि कोई टैक्स, स्पेशली जो डायरेक्ट टैक्स है वो नहीं मिलता गवर्नमेंट को। तो जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो इंप्रूव नहीं होते। तो क्या हुआ यहाँ पे, गवर्नमेंट ने अगर एजुकेशन पे फोकस किया, गवर्नमेंट ने अगर स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया, तो जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी है अपनी इंडिविजुअल, वो इंप्रूव होगी। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया को वो मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, साथ में नेशन को भी बेनिफिट होगा। तो एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगी। सिमिलर इज द केस विथ हेल्थ।
अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप कैपेबल हैं, तो यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एट योर वर्क, यू विल बी गिविंग मोर टू दी मोर टू योर वर्क। आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एन अनहेल्दी पर्सन। तो इसीलिए हेल्थ पे भी अगर फोकस है, हेल्थ पे भी अगर डिपेंड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो ओवरऑल रिसोर्सेज हैं ऑफ द नेशन ऑफ द स्टेट वो इंप्रूव होंगे। सेम है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अगर रोड्स बन गए तो क्या होगा, कम समय में आप ट्रेवल कर पाओगे, आपके पास समय बचेगा, उस समय का यूज करके आप कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। या फिर जो किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में टाइम लगता था वो कम होगा, तो जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो कम होगी, तो जो एफिशिएंसी है जीडीपी की वो बढ़ेगी, और इससे ओवरऑल फायदा होगा इंडियन इकोनॉमी को। सो एक ये काम हो गया कि फिजिकली हेल्दी स्टेट क्या कर सकता है। देन फिजिकली अगर कोई हेल्दी स्टेट है तो लो फिजिकल डेफिसिट रहेगा वहां पे, यानी कि वो मैनेज कर रहा है अपने डेट को इन अ सस्टेनेबल मैनर, सो दैट जो उसके रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसके डेट हैं, दोनों में मिसमैच नहीं है, मिसमैनेजमेंट नहीं है। इससे क्या होगा कि जो डेट बर्डन है वो कम होगा, और फ्यूचर जनरेशन पे भी डेट बर्डन कम होगा। डेट क्या है, डेट इज बेसिकली अ लाइबिलिटी ऑन द फ्यूचर जनरेशन। अगर आपने आज उधार लिया है तो इट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर यू इन फ्यूचर। सो आप अपने फ्यूचर के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो आज, दैट इज बेसिकली डेट। तो अगर स्टेट या कोई इंडिविजुअल आप समझ लो कि लोन लेके कोई काम करता है, तो बेसिकली ही हैज टू पे दैट लोन इन द फ्यूचर, नॉट टुडे। तो बेसिकली ही इज यूटिलाइजिंग फ्यूचर रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट नीड्स। अगर वो उन रिसोर्सेज का यूज करके प्रेजेंट में कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई कैपिटल बिल्डिंग का काम कर रहा है, कैपिटल बिल्डिंग मतलब जैसे कि आप अपने स्किल पे काम कर रहे हो, सपोज आप एक इंडिविजुअल हो और अगर आपने लोन लिया 50,000 रुपए का और आपने कोई कोर्स किया, कोर्स की वजह से आपकी जॉब लग गई और आपको जॉब मिली 15 लाख रुपए की। सो आपने लोन जो लिया है वो आपको फ्यूचर में पे करना है, बट उसकी वजह से आप कैपेबल बने, आपने खुद को एजुकेट किया, खुद को स्किल्ड किया। सो जब आप अर्न करोगे तो आप उस 50,000 को शायद एक महीने में ही पे कर दो। तो क्या हुआ, अगर आपने लोन लेके कोई स्किल डेवलप की, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे फोकस किया, तो बेसिकली दैट मीन्स यू हैव यूटिलाइज्ड योर डेट सस्टेनेबली, यू हैव यूटिलाइज्ड योर डेट एफिशिएंटली। दूसरा केस लेते हैं, सपोज आपने 50,000 रुपए लिए और आपने जाके एक आईफोन 16 खरीद लिया, तो नॉर्मल सिचुएशंस में आगे आने वाले 9 महीने आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, विच इज बेसिकली यू हैव टू पे फ्रॉम योर इनकम इन द फ्यूचर। जबकि वो 50,000 रुपए आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं इन जनरेटिंग एनी एक्स्ट्रा इनकम, अनलेस कि आप एक यूट्यूबर हो और आप उस आईफोन का यूज करके कोई वीडियो बना रहे हो, कुछ कंटेंट बना रहे हो और उससे कोई इनकम आपको मिल रही है। तो दैट इज द अनदर एग्जाम्पल। सिमिलरिटी अगर स्टेट कोई प्रोडक्ट लेता है और इसको फ्रीबीज की तरह बांट देता है कि आपको फ्री में टीवी दे देंगे, फ्री में साइकिल दे देंगे, फ्री में खाना देंगे, तो बेसिकली क्या है कि एक तरह से फ्रीबीज दिया है जिसका कोई डेवलपमेंटल आउटपुट नहीं होगा, और बट स्टेट को लोन चुकाना पड़ेगा इन द फ्यूचर। बट क्या होगा कि क्योंकि स्टेट ने काम नहीं किया है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे, तो आगे आने वाले समय में भी स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो उतने अच्छे से इंप्रूव नहीं होंगे। तो क्या हुआ, एक ये विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल मतलब आपने गलत काम किया और उसका जो आउटपुट है वो भी गलत हुआ, तो बेसिकली एक विशियस साइकिल बन गया। तो बेसिकली फ्यूचर में भी आपके रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं बट आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो बेसिकली देर विल बी ए मिसमैच। तो जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता जाएगा इन द कमिंग ईयर्स, और वो बर्डन होगा फ्यूचर जनरेशन पे। जो फ्यूचर गवर्नमेंट आएगी, जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, दे हैव टू पे मोर टैक्सेस टू, यू कैन से, फुलफिल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। ये हो गया कि कैसे एक फिजिकली हेल्दी स्टेट हेल्प करेगा इन इंश्योरिंग लेस डेट बर्डन्स ऑन द स्टेट एज वेल एज ऑन द इंडिविजुअल्स लिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये बात मैंने बताई थी कि कैसे अगर आपका सस्टेनेबल डेट है तो यू कैन used it as a tool to generate more resources than to generate more burden on the state finances। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। अब समझ लेते हैं इसके बारे में। अब इसके अंदर 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। आपको बताया कि 18 स्टेट्स को कंसीडर किया गया है इसके अंदर, और इन 18 स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस। कौन सी कैटेगरीज हैं, बेसिकली अचीवर्स हैं, इनका स्कोर 50 से ज्यादा अगर है तो बेसिकली 1 टू लेके, तो बेसिकली 0 to 100 स्कोर है यहाँ पे, और 100 इज बेसिकली परफेक्ट स्कोर एंड 0 इज इम्परफेक्ट स्कोर। तो अगर 50 से ज्यादा स्कोर है तो बेसिकली दे आर टॉप परफॉर्मर्स इन द फाइनेंशियल हेल्थ, जैसे कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ है, गोवा, झारखंड, गुजरात। इसमें 5 स्टेट्स को रखा गया है। ये पांचों क्या है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। यहाँ पे भी मेंशन है अचीवर कैटेगरी। देन फ्रंट रनर्स है जिनका स्कोर 40 से 50 के बीच में है, उनको फ्रंट रनर में रखा गया है। उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बट कंपेरेटिवली खराब है जब आप कंपेयर कर रहे हो अचीवर कैटेगरी से।
इसमें कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। देन आते हैं परफॉर्मर्स। इनका स्कोर 25 से 40 के बीच में है। दे हैव मॉडरेट फाइनेंशियल हेल्थ। इसमें 4 स्टेट्स को रखा गया है, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। देन एस्पिरेशनल स्टेट्स, ये सबसे खराब प्रदर्शन वाले स्टेट्स हैं। केरला है, इसमें वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, पंजाब। अब ये कुछ स्टेट्स हैं जो देख के आपको लग रहा होगा कि ये टॉप में रहने चाहिए। जो आपका सबकॉन्शियस है वो कई बार कहता है कि इनको तो टॉप में रहना चाहिए, जैसे कि केरला। तो इस पे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आ सकता है। तो यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड कि केरला इज दी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025। या सिमिलरली यहाँ पे आप जब झारखंड को देखोगे या छत्तीसगढ़ को देखोगे तो आपको लगेगा कि दे शुड बी इन द लास्ट कैटेगरी, बट यहाँ पे ये टॉप रैंकिंग स्टेट्स में आ रहे हैं। तो इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है और कई बार आपको डाउट में डाल सकती है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दीस थिंग्स। और क्लैरिटी आपको आएगी जब हम सब इंडिसेस वाइज परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्यों क्यों कुछ स्टेट्स जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। अब ये तो हो गया फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स के बारे में। आप समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। बेसिकली पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, जिसकी बात मैंने की थी कि कोविड के बाद सारे स्टेट्स ने बहुत ज्यादा बारो किया, बहुत ज्यादा उधार लिया। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन साइकिल उनको रीबूट करनी थी। कोविड के टाइम पे कंजम्पशन बहुत कम हो गया था, उसको रीबूट करने के लिए बहुत सारी बोरोइंग की, बहुत सारे स्पेंड किया स्टेट्स ने, इंक्लूडिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चलाई गए, हेल्थ केयर पे फोकस किया गया। उसकी वजह से जो उनका फिजिकल हेल्थ है वो खराब हुआ। उसी को चेक करने के लिए कि वेदर दे आर रिकवरिंग फ्रॉम इट और दे हैव गॉटन इनटू हैबिट ऑफ बोरोइंग मोर एंड मोर इन द वेल ऑफ कोविड-19, को चेक करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ी हमें। देन डेट क्राइसिस, तो पता है कि पंजाब में कैसे डेट क्राइसिस चल रही है। क्यों? क्योंकि दे आर स्पेंडिंग अलॉट ऑन गिविंग सब्सिडीज और इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे कि पंजाब है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं, जैसे कि वाटर लेवल गिर रहा है। देन पीपल आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर अदर पर्पजेज, जबकि जो सब्सिडी है वो इरिगेशन के लिए दी जाती है। और वहां पे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, देन दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर अदर पर्पजेज एज वेल। देन ज्यादा यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उससे क्या हो रहा है कि जो वाटर लेवल है वहां पे कम हो रहा है, क्योंकि पैसा उनको देना नहीं है। तो लगातार जो भी मोटर्स हैं, जो भी वाटर पंप हैं, वो लगातार चल रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारी और समस्याएं आ रही हैं इन द स्टेट। केरला, इनका भी डेट काफी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पेंड ये कर रहे हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे अभी। देन और भी जरूरत पड़ी फिजिकल हेल्थ। जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेट्स दे बेसिकली आर पार्ट ऑफ द नेशन। तो अगर उनकी फिजिकल हेल्थ खराब है तो नेशन की फिजिकल हेल्थ कैसे ठीक रहेगी? उसी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कि देखिए, नीति आयोग ने खुद बताया है कि जो 2/3 ऑफ द पब्लिक स्पेंडिंग है वो स्टेट्स करते हैं और 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू है उसको स्टेट कलेक्ट करते हैं थ्रू देयर ओन टैक्सेस। बेसिकली जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, क्योंकि स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ऑन द अदर हैंड जो टैक्स कलेक्शन है वो मेजरली सेंट्रल लेवल पे होता है, बट सेंटर दोबारा पैसे स्टेट्स को देता है वाया फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत बनाया जाता है। या फिर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके थ्रू बहुत सारी पैसे स्टेट्स को दिए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए जो रेवेन्यू में शेयर है उनका वो 1/3 का ही है, बट एक्सपेंडिचर में शेयर उनका 2/3 का है। देन फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स ऑफर्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू असेस द स्टेट्स फॉर फिजिकल हेल्थ, आइडेंटिफाइज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब एक हेल्दी कंपटीशन होता है तो ऑल द प्लेयर्स दे परफॉर्म वेल। तो यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट जैसे कि उड़ीसा किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि और सारे जो स्टेट्स हैं दे कैन लर्न फ्रॉम उड़ीसा एंड दे कैन इंप्लीमेंट दोस पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स एट देयर ओन स्टेट लेवल, जिससे कि उनका जो परफॉर्मेंस है दैट कैन आल्सो इम्प्रूव। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस द स्टेट्स दे कैन बी ए गाइडिंग लाइट फॉर द अदर स्टेट्स टू इम्प्रूव। तो ये भी एक फायदा होने वाला है। इसकी वजह से भी ये फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि नीति आयोग के द्वारा एनुअल बेसिस पे लाई जाएगी। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है, क्योंकि ये बताता है कि कौन से स्टेट्स में रेवेन्यू कम है, उनका जनरेशन कम है, अगर जनरेशन कम है तो क्यों कम है, स्टेट्स कैसे हेल्प ले सकते हैं सेंटर से। All these things, this also promotes a kind of fiscal federalism, cooperative federalism between the states and the union government। तो ये कुछ जरूरतें होंगी जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर इंडेक्स महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेट्स एज वेल एज फॉर द इंडिया। अब समझते हैं कि फाइंडिंग्स क्या क्या रही। अब यहाँ पे आप पॉज करके देख लेना कि 5 जो टॉप के स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं। एक तो उड़ीसा है टॉप पे, आपको याद रखना है। इनका जो ओवरऑल स्कोर है वो है 67.8 और जो 5वें नंबर पे है वो गुजरात है। तो एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कई बार यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टॉप 3 परफॉर्मर्स इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2025 आर, और स्टेट्स के नाम आपको वहां पे दे दी जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे उड़ीसा नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि ये डेट इंडेक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है। वो है क्या?
99 आउट ऑफ 100 डेट इंडेक्स इनका बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अपने डेट को बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में भी इनका स्कोर अच्छा है ड्यू टू माइनिंग लिंक रेवेन्यू एंड प्रूडेंट डेट मैनेजमेंट। तो इनकी माइनिंग बहुत सारी होती है, उसकी वजह से बहुत सारे इनके पास रेवेन्यू आते हैं, और उसकी वजह से इनका जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। छत्तीसगढ़ और गोवा, इनके यहाँ क्या है कि जो उनका ओन टैक्स रेवेन्यू है वो काफी अच्छा है। जैसे कि गोवा का एग्जांपल अगर आप लोगे तो ये टूरिज्म एंड टैक्स ऑन अल्कोहल, ये काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है गोवा को, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफी अच्छा है, और वो हेल्प करता है इनको इन इंश्योरिंग बेटर ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इन द स्टेट। और आप परफॉर्मेंस वाले जो हैं 18 से लेके 16 तक वाले, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, इनकी ये रैंकिंग रही है। पंजाब क्यों परफॉर्म कर रहा है नीचे? क्योंकि इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम है, देन बहुत सारी लाइबिलिटीज है, उससे क्या हुआ कि जो टैक्स बर्डन इनके ऊपर ज्यादा है, तो उसकी लाइबिलिटी ज्यादा है। देन ऑफ बजट बोरोइंग का कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लेना। तो बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली बोरो नहीं करती है, इनडायरेक्टली बोरो करती है, सो दैट जो उनका जो फिजिकल इंडिकेटर है उस पर वो रिफ्लेक्ट ना हो। बट जो ये परफॉर्मेंस मेजर कर रही नीति आयोग, उसमें ये सारी चीजों को कंसिडर करती है, तो वहां पे रियल पिक्चर निकल के आती है। देन आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में हाई फिजिकल डेफिसिट है, डेट बर्डन ज्यादा है, इसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस खराब रहा है। ये एक पैरामीटर वाइज मैंने चार्ट बना दिया है, यहाँ पे आप देख लेना कि क्या इसका क्या मतलब होता है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउ मच स्टेट स्पेंड ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लाइक फूड, हॉस्पिटल्स वर्सेस रूटीन कॉस्ट जैसे कि सैलरीज हो गई। देन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्या हुआ, हाउ स्टेट अर्न थ्रू टैक्सेस जैसे कि जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, और नॉन टैक्स सोर्सेज जैसे कि माइनिंग एंड फीस हो गया। तो माइनिंग जैसे उड़ीसा के केस में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देती है, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। जैसे गोवा 87% रेवेन्यू अर्न करता है, कहां से? टैक्सेस से। तो फिजिकल प्रूडेंस की बात कर लेते हैं। वेदर स्टेट लिव विद इन देयर मींस, अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, मतलब अगर जितना आपकी कमाई है आपने अपना खर्चा उसके हिसाब से रखा है, तो बेसिकली यू आर फिजिकली प्रूडेंट। जैसे कि पंजाब ये ज्यादा खर्चा कर देता है अपनी औकात से ज्यादा, इससे इनकी डेफिसिट 5.8% के आसपास है, जबकि जो FRBM एक्ट के अंदर है उसके अंदर 3% का टारगेट है कि कोई भी स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो उसकी जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड दैट शुड बी लिमिटेड विद इन द 30% ऑफ दियर स्टेट जीडीपी। कि पंजाब के यहाँ क्या है 5.8, बेसिकली ऑलमोस्ट डबल। तो फिजिकली प्रूडेंट नहीं है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा किया है बाई बोरोइंग मोर एंड मोर। देन डेट इंडेक्स एक है, ये क्या करता है कि हाउ मच डेट स्टेट हैज एंड इफ इट कैन रिपे लोन, कितना डेट उसने लिया है, एंड वेदर इट हैज रिसोर्सेज और एनफ रिसोर्सेज टू रिपे दोस डेट्स, वो भी चेक करता है थ्रू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। जैसे कि पंजाब ने कितना लिया है, 46% ऑफ इट्स इकोनॉमी वो डेट है, और उसके पास रिपे करने के लिए टैक्सेस कम है, टैक्स जनरेशन उसका है वो काफी पुअर है, तो वो अपने डेट को सही से रिपे नहीं कर पाएगा या टाइमली रिपे नहीं कर पाएगा, उसको खुद बोरो करना पड़ेगा इवन टू रिपे दियर डेट। तो इसलिए उसका खराब परफॉर्मेंस रहा है इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। देन डेट सस्टेनेबिलिटी, कैन स्टेट्स इकोनॉमी गो फास्टर देन इट्स डेट, यानी कि अगर डेट आपका बढ़ रहा है हर साल, क्या आपकी इकोनॉमी उससे ज्यादा बढ़ रही है उससे कम बढ़ रही है? अगर ज्यादा बढ़ रही है तो अच्छी बात है, जैसे कि उड़ीसा की इकोनॉमी बढ़ रही है 8% से, जबकि उसका डेट बढ़ रहा है सिर्फ 4% से। तो अगर उड़ीसा ने 4 रुपए डेट लिया तो वो 4 रुपए डेट लेके वो 8 रुपए का काम कर रही है, यानी कि डबल कर दे रही है। तो दिस इज गुड कि अगर आप डेट लेके उसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में लगा रहे हो तो मोर रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, मोर टैक्सेस जनरेट हो रहे हैं, और आपकी ओवरऑल जो स्टेट की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो रही है। सो डेट सस्टेनेबिलिटी का वो मेजर। अब एक एक चीज को समझते हैं डिटेल में। क्वालिटी एक्सपेंडिचर, बेसिकली डेवलपमेंट वर्सेस नॉन डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। इसमें दो इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं, टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जितना आपने खर्चा किया है उसमें कितना पार्ट आपने डेवलपमेंट के ऊपर किया है। देन कैपिटल आउटले कितना है आपके ओवरऑल बजट, ग्रास स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट का जो कितना परसेंटेज है वो आपका कैपिटल आउटले के लिए दिया गया है। क्या मतलब हुआ इसका कि स्पेंडिंग ऑन स्कूल्स, इसकी बात हमने कर ली थी। नॉन डेवलपमेंटल क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि सैलरीज हो गए, पेंशन हो गए, सब्सिडीज हो गए, फ्रीबीज हो गए, ये सब क्या हुए, सब नॉन डेवलपमेंटल है। देन फाइंडिंग्स क्या क्या रही है, इस पर्टिकुलर पैरामीटर की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा आपको, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये यूपीएससी में तो नहीं पूछ सकता है, बट एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है कौन सी स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है इन दिस पर्टिकुलर सब इंडिसेस ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2025। तो ये एक बार आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो आपको बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट करके बता देना, I'll be happy to clear your doubt in the comment itself. Similar is the revenue mobilization. इसमें क्या है, इसमें क्या करता है, examines how state generate its own revenue, tax and non-tax without relying heavily on the central transfer. जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रांस कमीशन के थ्रू पैसा आता है, प्लस जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इसके अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट्स को, या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देती है स्टेट्स को, उसके अंदर भी
पैसा मिलता है इनको। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज किए गए हैं? स्टेट्स ओन रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी, देन स्टेट्स ओन रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर, कि जो उनका पैसा खर्च कर रहे हैं वो उसमें से कितना वो कमा रहे हैं और कितना बोरो कर रहे हैं, से पता लगेगा। दूसरा कि वो जो भी उनकी जीडीपी है उसमें कितना परसेंट वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कितना वो बोरो कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहे हैं एज अ एड। उन सबको यूज करके इस पर्टिकुलर इंडेक्स को बनाया गया है। फाइंडिंग देखोगे आप तो यहाँ पे गोवा टॉप पे है, इसका जो स्कोर है दैट इज बेसिकली 87.1। उसके बाद तेलंगाना एंड देन उड़ीसा। गोवा जनरेट्स 87% ऑफ इस रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, टूरिज्म एंड एल्कोहल से बनता है इसका मेजर ऑफ द टैक्सेस। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना, इट विल हेल्प यू। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बिहार, इसकी बात करते हैं, ये बॉटम में रैंक करता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि सेंट्रल ग्रांट पे 60% रिलाई करता है, 60% इसका जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल से आता है। साथ में ही टैक्स कलेक्शन है कितना पुअर है इसका, -6%। 2018 से 2023 के बीच में हर साल इनका टैक्स कलेक्शन, खुद का टैक्स कलेक्शन वो घटा है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स आप देख सकते हो। देन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हाई माइनिंग रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू 21% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। तो अपने मैंने बताया था कि माइनिंग से कैसे इनको ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। देन नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर है फिस्कल प्रूडेंस लिविंग विद इन देयर मींस। क्या मेजर करता है कि क्या उनका डेफिसिट जो लेवल है वो मेजर करता है कि उनका ओवरऑल डेफिसिट लेवल क्या है और वेदर दे फॉलो फिस्कल डिसिप्लिन और नॉट। तो यहाँ पे कैसे मेजर करते हैं ये, जो उनका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है एज अ परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी, देन रेवेन्यू डेफिसिट उनका जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी। इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज करके और दे फाइंड which states are performing well and which states are not performing well। यहाँ पे झारखंड टॉप करता है, followed by गोवा। Why? Because they have less fiscal deficit in comparison to other states। पंजाब का सबसे खराब है। क्यों इनका खराब है? क्योंकि सब्सिडीज एंड फ्रीबीज बहुत ज्यादा देते हैं और जिसकी वजह से इनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.8% है इंस्टेड ऑफ 3% टारगेट जो कि सेट किया गया था एफआरबीएम एक्ट के द्वारा। उड़ीसा, झारखंड, गोवा, ये तीन स्टेट्स हैं जिनके पास रेवेन्यू सरप्लस है और वो ज्यादा, जिससे उनको हेल्प मिलती है टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। देन फोर्थ जो इंडिसेज है वो है क्या, डेट इंडेक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। तो फोर्थ एंड फिफ्थ को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। पहला क्या था, डेट इंडेक्स था, दूसरा क्या था, डेट सस्टेनेबिलिटी। तो चौथा ये था, पांचवा ये है। दोनों को कंबाइन करके ये बताने का प्रयास किया गया है कि स्टेट्स अपने डेट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उनके रेवेन्यू रिसीट्स का कितना परसेंटेज है, देन उनकी जो लाइबिलिटीज है वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 1000 रुपए का लोन लिया और आपको 50 रुपए हर साल इंटरेस्ट देना है, बट आपकी हर साल की कमाई सिर्फ 100 रुपए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 50% तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जा रहा है। इसमें जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है उसको आप रीपे नहीं कर रहे हो, आप इंटरेस्ट पेमेंट में ही 50% अपना खर्चा कर दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो लोन का बर्डन है वो काफी ज्यादा है। बेसिकली इस इंडिकेटर के थ्रू ये मेजर करते हैं। दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अगर आपके स्टेट का जीडीपी कितना है, 1000 रुपए है, और अगर आपने डेट लिया है कितना, 500 रुपए का, इसका मतलब है कि 50% आपकी लाइबिलिटीज हैं एज अ परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी। देन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी माइनस ग्रोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जीडीपी है वो ज्यादा बढ़ रही है या कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट का रेट ग्रोथ है वो ज्यादा हो रहा है। जैसा कि हमने उड़ीसा के केस में देखा था कि वहां पे जो इंटरेस्ट पेमेंट का ग्रोथ है वो कम हो रहा है इन कंपेरिजन टू देयर जीडीपी, जिसकी वजह से दे आर जनरेटिंग मोर रिसोर्सेज एंड विच they are spending more on the developmental activities which further generating more resources। तो एक तरह से एक वर्चुअस साइकिल डेवलप हो रही है जिसका हेल्प करके उनके रिसोर्सेज को बूस्ट किया जा रहा है। क्या क्या मेजर करते हैं इसमें, डेट टू जीडीपी रेशियो, देन डेट सस्टेनेबिलिटी, कंपेयर स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस स्टेट पेमेंट ग्रोथ। ये बात हमने कर ली तीनों। उड़ीसा का यहाँ पे 99 स्कोर है डेट इंडेक्स में, छत्तीसगढ़ का 79 है। जो उड़ीसा की इकोनॉमी है वो 8% से ग्रो कर रही है, जबकि उनका डेट जो है वो 4% से ही ग्रो कर रहा है। पंजाब का स्कोर यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि इनकी डेट लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी 5% से ग्रो कर रही है, जबकि उनका डेट जो है वो 10% से ग्रो कर रहा है। तो आप देख रहे हो उल्टा है एकदम। उड़ीसा और पंजाब का केस एकदम अपोजिट है। उड़ीसा में उनका जो डेट है वो 4% से ग्रो कर रहा है, बट जो उनकी इकोनॉमी है वो 8% से ग्रो कर रही है। इसका मतलब दे आर यूटिलाइजिंग देयर डेट इन अ सस्टेनेबल मैनर, इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ डेवलपमेंटल मैनर, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड पंजाब इज यूटिलाइजिंग इट्स डेट इन ए अनसस्टेनेबल मैनर फॉर द नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से उनका जो डेट है वो बढ़ रहा है, बट उनका जो जीडीपी है वो बढ़ नहीं रहा है, उनका जो ग्रोथ है वो उतना ज्यादा नहीं है, जिससे कि उनका जो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेट है वो अनसस्टेनेबल है, फिजिकली इम्प्रूडेंट है। तो ये हो गया फाइंडिंग। स्टेट विद सस्टेनेबल डेट लेवल, गुजरात है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। स्टेट विद कंसर्न डेट लेवल, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया पांचों इंडिकेटर्स की बात हमने कर ली। अब कुछ रिकमेंडेशन है नीति आयोग की, क्या क्या है। स्टेट मस्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट एंड इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली तीन चीजें करने से उनका जो ओवरऑल
फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव होगा। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मतलब जो टैक्स के सोर्सेज हैं उनको बढ़ाएं, फिजिकल डेफिसिट को कम करें जिससे कि उनकी जो लाइबिलिटीज है वो कम हो, एंड देन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वो बढ़ाएं जिससे कि फ्यूचर में उनके पास ज्यादा रेवेन्यू आने के चांसेस बने। देन क्या करना है, रिफॉर्म इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑफ बजटिंग बोरोइंग आर एसेंशियल। इससे क्या होगा कि क्लियर पिक्चर आएगी, अगर क्लियर डायग्नोसिस हो पाएगी अगर कि उनकी फिजिकल हेल्थ खराब क्यों है, तभी जाके रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट मेजर्स लिए जा सकेंगे टू इंप्रूव दियर फिजिकल हेल्थ। इसलिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंप्रूव करना जरूरी है, एंड देन जो ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए। देन क्या है, स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म बाय इंश्योरिंग फेयर रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म विल हेल्प स्टेट्स अचीव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये कुछ मेजर्स रिकमेंडेशंस नीति आयोग ने दिए हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अब ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं आपके फिजिकल फेडरलिज्म के, इनको आप डिटेल में डील कर लेना। आर्टिकल 280 जिसकी बात मैंने की थी, देन आर्टिकल 293 इसके अंदर क्या होता है कि अगर स्टेट ने कुछ भी लोन लिया है सेंट्रल से, तो फ्यूचर में कोई भी लोन अगर स्टेट लेती है उसको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओनली देन स्टेट कैन बोरो मोर फ्रॉम थ्रू अदर मैकेनिज्म। तो ये आर्टिकल 293 में मेंशन किया गया है। देन जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको पता ही होगा, दोनों का रिप्रेजेंटेशन रहता है इसमें, एंड टैक्सेस आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। देन कुछ कोर्ट केसेस भी हैं जहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि और सेंटर हैज पावर टू इन्फोर्स फिजिकल डिसिप्लिन इंटरवीन इन द केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड। तो सेंटर कैन इंटरवीन, और इसी वजह से क्यों, क्योंकि आर्टिकल 293 में खुद बोला गया है कि स्टेट्स अगर डेट लेते हैं कहीं और से और उनका पहले से बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बाद ही दे कैन बोरो मोर। एक तरह से ये लिमिट करता है स्टेट्स को फ्रॉम बोरोइंग अनसस्टेनेबली। सेंटर के पास पावर होती है, दे कैन डिफ्यूज दोस थिंग्स। तो सेंटर अगर मना कर देगा तो स्टेट्स विल नॉट बी एबल टू बोरो मोर। क्या क्या की टेक अवेज हैं, देखिए, अर्निंग को बैलेंस करिए, खर्चे को कम करिए, बोरोइंग को कम करिए। तीन चीजें हैं ये, आप चाहे स्टेट्स के बारे में ले लें या इंडिविजुअल्स के बारे में ले लें या फैमिली के बारे में ले लें, अगर इन तीनों चीजों पे आपने काम किया है तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। क्या क्या है, जो अर्निंग है उसको आप मैक्सिमाइज करो, स्पेंडिंग को आप लिमिटेड रखो, एंड देन बोरोइंग को आप मिनिमाइज करो। अगर बोरो कर भी रहे हो तो फॉर द प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन, फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स, फॉर डेवलपिंग स्किल्स, फॉर बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, तब बोरोइंग जस्टिसिएबल है। खाने के लिए आप पैसा मददार मत लो, दैट इज बेसिकली सिंपल रूल। You don't borrow for non-developmental activities like freebies, like salaries, like subsidies. तो उसके लिए आप borrow मत करो। फाइनेंशियल हेल्थ, रेवेन्यू, स्पेंडिंग, डेट, इन सबको आपको मैनेज करना है, तब जाके आपको फाइनेंशियल हेल्थ अचीव होगी। ये एक बेसिक चार्ट है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इनको पढ़ लेना डिटेल में, और अपने राइट ऑप्शन को आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं वहां पे अगर आपका आंसर राइट हुआ तो लाइक कर दूंगा एंड विल प्रोवाइड सम एक्सप्लेनेशन एज वेल। ये क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन ये है, आप पॉज करके पढ़ लेना एंड देन आंसर इट। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। तीन क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन कर लिए तो चांसेस हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आता है उसको आप सही कर लोगे। एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको लिखते हो तो यू कैन पेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं चेक करके फीडबैक दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में ही। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जल्द ही मिलते हैं विद नेक्स्ट informative videos। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू।